हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अब डेली सोशियोलॉजी के जितने पहले हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम हुए हैं वो उसके बाद में सीक्वेंस वे में पीजीटी के पेपर्स को सॉल्व करने को मिलेगा। तो ये मेरा पहला पेपर है। इसके पहले मैं हायर एजुकेशन का सॉल्व करा चुकी हूँ और अब से आपको सीक्वेंस वे में मिलेंगे। तो ये है मेरा 50 वाला पेपर जो इसके पहले हुआ था हायर एजुकेशन का। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बहुत ही इजी है, जिसमें इन्होंने पूछा है शासक वर्गों के वर्चस्व में आने के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो हेजेमनी की बात हो रही है। तो हेजेमनी में आपको पता है सबसे पहले कौन होंगे, ग्रामसी। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं वो है किसने ये माना था सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था, 2012 में यूजीसी नेट में पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूंजीवादी विकास की वजह से कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, तो ये गलत हो गया होगा। ये क्वेश्चन था AR देसाई का। इसके बाद जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो है कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किसने किसने भारतीयकरण के साथ संबंधित हैं। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को लगभग पता ही होगा। गुरिये, AK सरन और DP मुखर्जी, ये लोग इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी रिपीट, और ये क्वेश्चन भी 2012 में आया हुआ है यूजीसी में नेट में, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद जो है द वर्चुअल कम्युनिटी बुक किसने लिखी, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है पिछले 2-3 बार से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था क्योंकि ये 2019 में शायद यूजीसी में नेट में पूछा गया था। तो द वर्चुअल कम्युनिटी किसकी है, हॉवर्ड रेनगोल्ड की बुक थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है DP मुखर्जी ने कि किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा सबसे पहली बार प्रस्तुत हुई थी। तो ये क्वेश्चन जो है उसमें है मॉडर्न इंडियन कल्चर अ सोशोलॉजिकल स्टडी जो बुक है उसमें सबसे पहले आधुनिकीकरण की अवधारणा दी थी। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने के हिसाब से दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो संस्कृतिकरण क्या सोशल आंदोलन है, सोशल आंदोलन नहीं है। पश्चिमीकरण सोशल आंदोलन है, वो भी आंदोलन तो तभी होगा जब कई लोग एक साथ संगठित होकर किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वेस्टर्नाइजेशन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए ये भी सोशल मूवमेंट नहीं है। और A या B ये दोनों ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, C। इसी तरह है किसके विचार में पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है वो मास मीडिया सोसाइटी है। तो मास मीडिया सोसाइटी आपको बहुत आसानी से पता होगा, जिन लोगों ने थोड़ा भी अच्छे से किया होगा उन सबका ये सही होगा, जीन बॉडीलार्ड। जैसे कि आप जानते हैं बॉडीलार्ड ज़्यादातर किस पे बात करते हैं, हाइपर रियलिटी की बात करते हैं। हाइपर रियलिटी की बात करते हैं और उसमें वो क्या कहते हैं, जो आजकल की सोसाइटी है उसमें रियलिटी तो है ही नहीं, जो भी है हाइपर रियलिटी है। क्यों? क्योंकि आजकल क्या बिकते हैं, साइन बिकते हैं। तो मार्केट में आजकल किसकी वैल्यू है, सिंबल की वैल्यू है। जिस भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे अच्छा MRP आप देख लीजिए, अगर लिखा है कि इतने % ऑफ, तो लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ना कि आप उसकी क्वालिटी को देखते हैं ना क्वांटिटी को देखते हैं। तो ये साइन सिंबल्स जो है मार्केट में बिक रहे हैं। तो बॉडीलार्ड कहते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें रियलिटी नहीं है, यानी जो कार्बन कॉपी बिक रही है, जिसकी कोई असली कॉपी है ही नहीं। समाज में वो चीज़ें बिक रही हैं जिसकी वास्तविकता नहीं है, केवल कार्बन कॉपी ही बिक रही है। तो इसलिए मास मीडिया को उन्होंने क्या बोला है, एक हाइपर रियलिटी है जहाँ पे रियलिटी नहीं बची है। इस तरह की बात जब भी होगी तो वहाँ पे कौन होंगे, बॉडीलार्ड होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया के स्वरूप उद्भवित हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है उसमें आंसर हमारा होगा मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के बाद में क्या हुआ है, जो ग्लोबलाइजेशन आया है वो किसके बाद में आया है, मॉडर्नाइजेशन के बाद में आया है। क्योंकि ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इवोल्यूशन, ये सारे पहले के हैं, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है वो लेटेस्ट है, तो वो किसके बाद का होगा, मॉडर्नाइजेशन के बाद होगा।
उसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। उसमें पूछा है कौन विश्व बैंक WTO के IMF का कटु आलोचक रहा है। तो वैसे भी ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हो जाएगा। गिडिंग्स तो होंगे नहीं, रॉबर्टसन तो होंगे नहीं, तो कौन होगा? स्टिग्लिट्ज़ होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हु रोड द बुक टाइटल्ड सोशल इकोलॉजी। तो सोशल इकोलॉजी पे और किसी ने काम किया ही नहीं, आनंद चक्रवर्ती, आंधे बेते हैं ही नहीं, तो कौन होगा इसमें? रामचंद्र गुहा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं, तो और आपको हर एग्ज़ाम में ऐसे एक ना एक देखने को मिल ही जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो है वो है किसने हावर्ड बेचर का पवित्र समाज जो है वो किसके समकक्ष है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था डिफ़िकल्ट था, जो थोड़ा सा गेस करने में मुश्किल हो रहा था, लेकिन अगर आपको टॉनिज का पता होगा गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट क्या होता है। जैसे कि गेमिनसॉफ्ट होता है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में क्या होगा? वी फीलिंग होगी और वहाँ पे लोग एक साथ रह रहे होंगे। गेसलसॉफ्ट क्या होता है? समिति होता है। तो इसमें पूछा है इसने कि कौन सा सोसाइटी पवित्र समाज से है। तो पवित्र समाज क्या होगा? एक जो आपका समुदाय होगा, जो कम्युनिटी होगी वो होगी। तो कम्युनिटी कैसे होगी? जब पवित्र समाज क्या होगा? समुदाय होगा, और समुदाय क्या है? गेमिनसॉफ्ट है। तो अगर कोई ऐसे कॉमन सेंस लगाएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, क्योंकि गेसलसॉफ्ट तो समिति है तो वो नहीं होगा। तो कभी कभी जब आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप ऐसे ट्रिक को फॉलो करके भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब आचार सामाजिक व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं तो कानून आवश्यक है। जब आचार अपर्याप्त हैं तो कानून क्या है? वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए यूजलेस, लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन को क्या किया था? डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये जो इन्होंने कोटेशन लिखा था वो इनकम्प्लीट कोटेशन लिखा था। इसका ये कोटेशन जो एक्चुअल में है वो ये है, उसमें ये क्या, ये कोटेशन एक्चुअल में ये है, जब लोकाचार, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए एक सेकंड, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, जब लोकाचार पर्याप्त हैं। पहले तो इन्होंने यही गलत लिख दिया, जब लोकाचार पर्याप्त हैं तो कानून आवश्यक है। तो कानून क्या है? आवश्यक है। ये कोटेशन है, कानून आवश्यक हैं। उसके आगे क्या होगा? जब लोकाचार अपर्याप्त हैं, तब ये ऐसे होगा, ये यहाँ से फिर उल्टा हो जाएगा। उसके बाद जब ये कह रहा है जब लोकाचार पर्याप्त हैं तो कानून आवश्यक होगा। जब लोकाचार अपर्याप्त हैं, यानी जब लोकाचार काम नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा? जब लॉ है वो भी यूजलेस हो जाएगा, उसका भी कोई मतलब नहीं होगा। ये एक्चुअल कोटेशन है बीर स्ट्रीट का। किसने ये कोटेशन दिया है? बीर स्ट्रीट ने। बीर स्ट्रीट का ये क्वेश्चन है और इसमें ये इनकम्प्लीट दे रखा था, इस वजह से इसको डिलीट कर दिया गया। तो अगर अब कभी ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा यूजलेस, लेकिन वहाँ पे कोटेशन पूरा सही लिखा होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है जब भी हम किसी कोटेशन को लर्न करें तो पूरा कोटेशन लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोटेशन भी आधा दे के आधा इसमें पूछ रहे हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसमें ये है, व्हेन mores are inadequate laws are unnecessary and when the mores are inadequate laws are useless। देखो सिंपल सी बात है, जब कानून आपके वहाँ पे पर्याप्त हैं तो फिर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, और अगर आपके जो लोकाचार हैं वही काम नहीं कर रहे हैं तो कानून भी कोई भी आप लगा दो वो भी काम नहीं होगा, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें आंसर ये डिलीट था, लेकिन मैंने आपको इसको कंफर्म बता दिया कि क्या होगा, और ये इसलिए डिलीट हुआ क्योंकि ये जो कोटेशन था वो इनकम्प्लीट लिखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का आधार क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। तो उभयलिंगी समाज में जो भूमिका निर्दिष्ट करने का आधार होगा वो लैंगिक पहचान होगा, सेक्सुअल आइडेंटिटी होगा। उसके बाद है, किसने कहा है समाजशास्त्र उद्भव के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इवोल्यूशन की बात कौन करता है? स्पेंसर करते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें। उसके बाद है, किसने कहा है समाजशास्त्र एक समग्र
इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। तो आपको एक ही की पॉइंट से यहाँ पे पता चल जाएगा समग्र की कौन बात करता है, एंथोनी गिडिंग्स। जब भी सोसाइटी के होल पर्सपेक्टिव में कोई बात कर रहा होगा तो कौन होगा, एंथोनी गिडिंग्स होंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो इसमें हमें कुछ की पॉइंट पकड़ने की नीड थी जो हम लोग नहीं पकड़ पाए, उसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। वैसे तो बहुत ही अजीब गरीब क्वेश्चन है। मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच में चलने वाली अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती। अगर हम कोटेशन देखेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा ये किसने कहा, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है मैन एंड सोसाइटी वैल्यू एक्सपीरियंस। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को पकड़ा जा सकता है कि वैल्यू एक्सपीरियंस की बात कौन करता है, वो करते हैं राधा कमल मुखर्जी। अगर हम दिया बत्ती इन सब से करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पता नहीं ऐसी बात कौन करता है। और ये भी है कि थोड़ा वैल्यू से रिलेटेड स्पिरिचुअल इस तरह की बात, थोड़ा इंटरनल जो बात है वो राधा कमल मुखर्जी करते हैं। बाकी अगर वेबर का आप देखेंगे तो उनका रहता है रैशनल एटीट्यूड, वो तो तार्किक बात करते हैं। और मैकावर एवं पेज रिलेशन की बात करते हैं, ये तो होंगे नहीं इसमें। तो इस वजह से गेस करके भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तब इतना दिमाग नहीं लगता है। बाकी राधा कमल मुखर्जी का इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इनकी बुक भी है मैन एंड हिज हैबिटेशन पे, तो इस तरह से करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्यता को किस प्रकार कहा है। तो एमएन श्रीनिवास का जो यूनिटी की बात है उस पर भी क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो उसमें उन्होंने वर्टिकल यूनिटी की बात की है। जातियों में इंटरडिपेंडेंस जो हो रही है उसमें वर्टिकल यूनिटी की बात करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सिद्धांत, थ्योरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो थ्योरी पे इन्होंने पूछा, सिद्धांत एक खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य एक चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो सिद्धांत को एक खुला चेक के रूप में किसने परिभाषित किया है, पर्सी कोहेन ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने लगा है, तो इसको आप इस तरह से अगर थ्योरी को एक चेक के रूप में देखेंगे तो पर्सी कोहेन हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी राइट मिल्स का। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल पूछा जा रहा है। तो उन्होंने सी राइट मिल्स के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उस सत्ता के त्रिभुज, यानी उसमें कौन से 3 एलिमेंट रखे हैं, या ट्रायंगल ऑफ पावर क्या है, सी राइट मिल्स का जो ट्रायंगल ऑफ पावर है वो क्या है, उसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट हैं। तो उन्होंने इकोनॉमी रखा है, मिलिट्री रखा है और पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रखा है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, जो उन्होंने ट्रायंगल बनाया है पावर का, उसमें उन्होंने क्या किया, एक तरफ ई रखा है, एक तरफ एम रखा है और एक तरफ पी कर दिया है। तो अगर ई पी एम आप याद रखेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सी राइट मिल्स इज इक्वल टू ई पी एम बराबर क्या हो गया, ट्रायंगल ऑफ पावर। तो पावर में, ट्रायंगल ऑफ पावर में ई पी एम को उन्होंने रखा है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे तो आप इस तरह की ट्रिक को फॉलो करके उसको लर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया ई पी एम सी डब्ल्यू मिल्स, और उन्होंने क्या बताया है, ट्रायंगल ऑफ पावर को 3 चीज़ों में उन्होंने बांटा है। तो इस तरह से करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बुक किसकी है। ये तो सभी को पता है किसकी है, कोजर की है, इसमें कुछ भी डिस्कशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, गॉफमैन ने किस पुस्तक में अभिनय शास्त्री सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो आप जिसको पता है कमेंट करके बताइए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसने किया है, किसमें किया, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो इस गॉफमैन ने इस पुस्तक में अभिनय शास्त्री सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। बाकी तो स्टिग्मा और ये सब बुक जो हैं वो गॉफमैन की हैं, इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ
पेसिमिस्टिक क्रिटिकल पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ एसोसिएटेड विद, तो ये किससे एसोसिएटेड है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बॉडीलार्ड क्या करते हैं, उन्होंने जो उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा है इसको निराशावादी इसलिए कहा है क्योंकि ये कहते हैं सोसाइटी में रियलिटी बची नहीं है, इतना सब कुछ ख़राब हो चुका है कि बस साइन बिक रहा है, कोई रियलिटी ही नहीं है। तो इस वजह से ये जो पोस्ट मॉडर्निटी है उसके मतलब क्रिटिक हैं, इसीलिए इनको निराशावादी विचारक आलोचनात्मक कहा जाता है बॉडीलार्ड को। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें इन्होंने पहले तो इसमें क्या किया था, बोर्देयू ने किसको एक आंतरिक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना जिसके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया से व्यवहार करते हैं। तो वैसे इसका आंसर जो था वो हैबिट भी सही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फिर बाद में क्या किया था, कल्चरल रिप्रोडक्शन मान लिया था। उन्होंने कहा था कि जो पेरे बोर्देव ने कहा कल्चरल रिप्रोडक्शन को एक आंतरिक मानसिक और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के रूप में माना था, क्योंकि जो कल्चरल रिप्रोडक्शन होता है वो बोर्देव मानते हैं कि बस उसी कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं उसमें। तो उसमें इन्होंने जो हायर एजुकेशन में आंसर माना था वो इसको माना था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे इसका आंसर हैबिट भी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम आते हैं। तो ये तो हम सभी को पता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। इसमें इन्होंने पूछा है पैराडाइम शिफ्ट की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है, तो थॉमस कुहन जुड़े हुए हैं। और ये कहते हैं कि भाई कोई भी थ्योरी रहती है तो वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती है, दूसरी थ्योरी उसको ले जाती है, चेंज कर देती है। तो इस तरह से क्या होता है, पैराडाइम एक टाइम के बाद शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें कौन है, थॉमस कुहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने ये पूछा था पार्क सांस्कृतिक अध्ययन किस सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प के उदाहरण हैं। तो क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ की बात हो रही थी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है क्योंकि ये बहुत कम पढ़ाया गया है। तो इसमें ये पूछ रहे थे क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ विच सोशल रिसर्च डिज़ाइन। तो अगर हम देखेंगे क्रॉस कल्चरल, तो उसी से हम कर सकते हैं क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ क्या होगा, एक कल्चर के बाहर की बात हो रही है, यानी इसमें क्या होगा, कंपैरिजन की बात हो रही है। तो जब कंपैरिजन की बात होगी तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं, तुलनात्मक सामाजिक अनुसंधान अभिकल्प कंपैरेटिव सोशल रिसर्च डिज़ाइन हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग वाला। तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ की बात नहीं है। तो जैसे कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप सभी को पता है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कौन आएगा, डीमो आएंगे। उसके बाद मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करें तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में कौन आएंगे, AR देसाई आएंगे। उसके बाद सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव में बात करें तो कौन आएंगे, सुरजीत सिन्हा आएंगे। फिर सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो कौन आएगा, रणजीत गुहा आएंगे। तो इस तरह से आप मैच करके देख सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। 56 में डी आएगा, A में 1, B में 3 और C में 4 और D में 2। तो इस तरह से करके आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है और वो भी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसमें पूछा है इन्होंने बुक्स को मैच करने के लिए दिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शंस को, और ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नई बुक्स पूछी थी तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। तो चलिए मैच कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, राजीव भार्गव जो थे उनकी बुक कौन सी थी, उनकी थी इंडिविजुअलिज्म इन सोशल साइंस फॉर्म एंड लिमिट्स ऑफ मेथडोलॉजी। उसके बाद जो TN मदन थी उनकी बुक कौन सी थी, पाथवेज बुक थी TN मदन की। उसके बाद आंद्रे बेत्ती की बुक हम देख लेते हैं, सोशोलॉजी एसे एन अप्रोच मेथड इनकी बुक थी। और बाविस्कर और ऑटवुड की जो बुक थी वो थी इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये बुक भी ठीक थी, जैसे अगर 2 पता होंगी आपको तो हो जाएगी। आंद्रे बेत्ती और TN मदन की बुक ईजी थी। तो मैचिंग करके देख लेते हैं। राजीव भार्गव A में 4 है तो A में 4 इसमें एक ही में मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। इसी तरह हम नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। तो इसमें ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें ये पूछा है कि किसने कहा है सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा। तो ये आंसर है कार्ल पियर्सन का। और बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, तो ये रिपीटेड डेफिनेशन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी थ्योरी से है, तो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस पेपर में डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछ ली गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पे बेस्ड हो। ये पेपर थोड़ा ज़्यादा ही डेफिनेशन पे बेस्ड था। तो ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है थ्योरी की। जो सिद्धांत शास्त्री या नहीं जानता है कि उसकी उपकल्पना की परीक्षा के लिए कौन कौन सी विधियाँ उपलब्ध हैं, वह व्यवहारिक प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो आपको यही नहीं पता है कि आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कौन कौन से मेथड उचित हैं, तो फिर आप कैसे थ्योरी बिल्डिंग करेंगे। तो ये किसने कहा है, गुड एंड हार्ट ने। उसके बाद है देखो ये भी डेफिनेशन है, तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन है। तो उन्होंने कहा है सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच में रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसके जीवन में भाग लेता है। तो ये किसने कहा है, पीवी यंग ने। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताना चाहते हैं। जब भी कोई ऐसी डेफिनेशन होगी जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होगी या फिर कार्यवाहक विचार होगा ऐसे करके, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पीवी यंग हो, क्योंकि उनकी डेफिनेशन कुछ ऐसी रहती हैं जो हाँ समझ में आता है कि पूरा इंक्लूड होके उसमें वो बात कर रहे हो। तो इस तरह से कभी आपको समझ में ना आए तो आप गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन होगा। उसके बाद जो बुक्स पूछी गई हैं वो है हमारी मैचिंग, ये रिसर्च की सारी बुक्स हैं। तो इसमें हम चलिए इसको मैच कर लेते हैं, देखते हैं किस जो एकॉफ की बुक है वो है, आपको इसमें मैच करके देखिए कौन सी मैच होगी। सबसे पहले हम एकॉफ की मैच कर लेते हैं, डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च, क्योंकि इसमें जो की पॉइंट है वो है ऑफ। उसके बाद हम मैच करते हैं पीवी यंग की। तो पीवी यंग की पता ही है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इनकी बुक को हम एंड से गेस कर सकते हैं। उसके बाद आती है गुड एंड हार्ट की मेथड इन सोशल रिसर्च। तो ये सारे की पॉइंट हम बता रहे हैं। जब गुड एंड हार्ट की बुक होगी तो आपको उसमें ढूंढना होगा इन, और जब एकॉफ की बुक होगी तो आपको ढूंढना होगा ऑफ, और जब पीवी यंग की बुक होगी तो आपको ढूंढना होगा एंड। इस तरह से करके आप कर सकते हैं। और जो विटने हैं उनकी अलग ही बुक है, एलिमेंट ऑफ रिसर्च। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी बुक्स पूछी गई थी, अब नहीं पूछी जाएंगी, बहुत कॉमन बुक्स हो चुकी हैं। तो इस तरह से करके आप देखिए ए में 4 डी और बी में है, तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में 2, तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा 61 में डी। तो आप ऐसे करके इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। तो इसमें इन्होंने पूछा है मैक्स वेबर के अनुसार स्त्रीकरण का कौन सा नहीं। तो ये तो इनकी बुक भी है, इसमें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अथॉरिटी की बात नहीं होगी, क्लास, स्टेटस एंड पावर, जिसको लेकर आंद्रे बेते ने वो किया है, वो अपना काम आगे बढ़ाया है। तो ये इनके 3 वो हैं, ये तो बहुत ही ईजी था। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके किसने लिखा है इसके विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधित और उनकी दशा और परिणामों का अध्ययन है। तो ये बहुत ही डेफिनेशन पूछी जाती है, आप इसको कर सकते हैं। जिस भी डेफिनेशन में दशा और परिणाम की बात होगी उसमें कौन होगा, जिन्सबर्ग। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर लीजिए, जिस डेफिनेशन में दशा और परिणाम की बात होगी, कंडीशन और कॉन्सिक्वेंसेस की, उसमें कौन होंगे, जिन्सबर्ग होंगे। ये आप लर्न कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछी जाने की पॉसिबिलिटी है, पीजीटी वगैरह में रिपीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हमारी है, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसमें है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादक है। तो इसमें कौन होगा, इसमें होंगे ब्राउन, क्योंकि इन्होंने इसमें वो डिफरेंस किया है।
तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कमांड क्लास और ओबी क्लास में किसने डिफरेंस किया। ये बहुत लोगों का गलत हो गया था। हालांकि अगर आप देखेंगे कई क्लास पे बात किसने की है तो दो ही लोग हैं, जो कार्ल मार्क्स और डेरेनडार्फ, जो क्लास पे बात करते हैं। लेकिन जब आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो उन्होंने क्लास को दो उसमें बांटा है, संचित वर्ग और उसमें जो दूसरे हैं वो वंचित वर्ग, वो उसमें उन्होंने बांटा है। लेकिन अगर हम देखेंगे डेरेनडार्फ, तो डेरेनडार्फ का थोड़ा एक तो अथॉरिटी रहता है, दूसरा उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल रहता है, एडवांस लेवल की बात करते हैं। और उन्होंने कमांड क्लास और ओबी क्लास में बांटा है। एक तरफ वो कहते हैं जो आज्ञा देने वाला होगा और एक तरफ आज्ञा मानने वाला, तो उसी को उन्होंने कमांड क्लास और दूसरे जो मानेगा उसको ओबी क्लास में बांटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो इस तरह से कई बार दिमाग लगा के करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ, आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें दो लोग हैं, दो तरह, ये एक डेफिनेशन से आप दो क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। अगर एक साथ रहने वाले लोग स्टार्टिंग में होगा डेफिनेशन में, तो उसका आंसर क्या होगा, बोगार्ट्स। और यही एक साथ रहने वाले लोग अगर लास्ट में होगा तो उसका आंसर हो जाएगा लुंडबर्ग। तो आप एक क्वेश्चन से दो डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, वो भी रिसर्च की ही डेफिनेशन है, सामाजिक अनुसंधान की ही डेफिनेशन है। वो कहते हैं एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान है बोगार्ट्स। स्टार्टिंग में अगर होगा तो बोगार्ट्स होगा, और अगर लास्ट में होगा तो होगा लुंडबर्ग। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक डेफिनेशन से आपको दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई और इसी तरह हम और आगे बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ही लोग कर पाए होंगे सही। पहले ये पूछे जाते थे लेकिन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं इतना। तो इसने पूछा है, उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है, यानी हाइपोथेसिस इज अ प्रीपोजिशन टू बी टेस्टेड। तो ये वैसे तो इसमें इतना डिफ़िकल्ट दे ही नहीं रखा है क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, बोगार्ट्स। तो आप आसानी से कर लेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, बोगार्ट्स। लेकिन इसी तरह और भी डेफिनेशन है उसमें, जैसे कि पीटर एच मन है, तो वो कहते हैं जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, एक अस्थायी अनुमान है। अब यहाँ इन्होंने प्रस्ताव कर दिया, अगर इसकी जगह होगा अनुमान है, अस्थायी अनुमान, तो क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा पीटर एच मैन, पीटर एच मैन हो जाएगा। इसी तरह अगर इसकी जगह ये लिख रखा है कि हाइपोथेसिस जो है उसका अभी टेस्ट होना बाकी है, यानी अगर जो टेस्ट है वो क्या है, बाकी है, अभी नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर होगा लुंडबर्ग। क्योंकि ये सारी डेफिनेशन इतना कंफ्यूज करती हैं तो आपको एक साथ लेके चलना होगा। अगर टेस्ट बाकी है तो लुंडबर्ग हो जाएंगे, अगर अनुमान है अस्थायी तो पीटर एच मन हो जाएंगे, और अगर होगा टेस्ट करने का प्रस्ताव है या टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे होंगे ये बोगार्ट्स। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, टेस्ट का एक प्रस्ताव है, या फिर ये भी ये कह सकते हैं कि टेस्ट किया जाता है यानी टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी होगा बोगार्ट्स। अगर टेस्ट बाकी होगा, अभी हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे होगा लुंडबर्ग। तो आपको एक डेफिनेशन के साथ तीन डेफिनेशन हमने बताई ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर प्रस्ताव होगा या टेस्ट किया जाता है तो क्या हो जाएगा, बोगार्ट्स। अगर टेस्ट अभी बाकी है, हुआ नहीं है, तो हो जाएगा बोगार्ट्स। अगर अस्थायी अनुमान है तो होगा पीटर एच मन। तो ये तीनों डेफिनेशन को आप एक साथ लेके चलिए ताकि आपको एक साथ तीनों डेफिनेशन लर्न हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बताई, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से कौन संबंधित है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी से कौन रिलेटेड है। तो पहले ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या है, एडविन कैनन है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी से कौन है, कैनन है। और जो
एक दूसरी भी थ्योरी पूछी जाती है इसमें, वो भी बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ थ्योरीज़ हैं जो हम आपको जब आपको रिसर्च पढ़ाएंगे या डेमोग्राफी पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चंस आए अब आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो उस टाइम पे ये इसमें एडविन कैनिन से 2 क्वेश्चन बने थे, जो आपको एक और आगे देखने को मिलेगा। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसकी है? एडविन कैनिन की है, आप ये याद कर लिए। और जो नीचे क्वेश्चन है लाइफ चांसेस वाला वेबर का, तो वो तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। लाइफ चांसेस किस में होगा? वर्ग को बताने के लिए होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो देखिए मीन, मीडियन, मोड जो हैं वो सारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, लेकिन कौन नहीं है? उसमें है प्रसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रसार, यानी रेंज जो है वो उसकी मेज़र की टेंडेंसी नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के एक सिद्धांत में सामान्यीकृत अंत की प्रासंगिकता की चर्चा की है? तो ये क्वेश्चन इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मीड, क्योंकि उन्होंने ही जनरलाइज्ड अदर और सिग्निफिकेंट अदर की बात की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो था ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था उस टाइम पे, अभी तो नहीं पूछा जा रहा है, बहुत कॉमन हो गया है। तो किसने परिस्थिति और संविदा की बात की थी? ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था हेनरी मैन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में माना को एक महत्वपूर्ण कारक माना है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हट्टन ने माना को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। उसके बाद है हमारा किसने इवोल्यूशन डेवलपमेंट टू ओरिजिन ऑन द फैमिली की बात की है? तो ये तो सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। क्रमिक विकास का विचार किसने दिया है? वो दिया है मॉर्गन ने। तो ये मॉर्गन, बेकोफेन, ब्रिफोल्ट, ये सारे जो थे वो स्टार्टिंग में ही आते थे। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है पति पत्नी की परिधि और इसके केंद्र में जो भी रक्त संबंधियों से बनेगा परिवार, उसको क्या कहेंगे? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रजनन परिवार, क्योंकि जो पति पत्नी से जिसमें हम बच्चों को जन्म देंगे वो प्रजनन परिवार हो जाएगा, और जो हमें पहले से मिला होगा वो हमारा दूसरा वाला परिवार हो जाएगा। तो इस तरह से वो रक्तमूलक परिवार हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने जन्म लिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा प्रजनन परिवार। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हर्बर्ट जी गैंस नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियाँ प्रस्तुत करते हैं, इसमें से कौन उनके द्वारा प्रस्तावित नहीं है? हालांकि ये क्वेश्चन उस टाइम पे एक नया क्वेश्चन था जो डिफ़िकल्ट था, लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं ये पूछ क्या रहा है, नगरीय जीवन की विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। नगर में क्या होगा? डिप्राइव्ड होगा, कॉस्मोपॉलिटन होगा और फंसे हुए लोग होंगे। अब एथनिसिटी तो होती नहीं है ट्राइब में, नगर में एथनिसिटी कैसे हो जाएगी? निर्जातीयता शहरी, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन किया जा सकता था। हालांकि हर्बर्ट जी गैंस को जिसने पढ़ा होगा वो लोग कर लेंगे, जो लोग नहीं पढ़े थे तो ऐसे कॉमन सेंस लगा कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है नगरीय जीवन की शैलियाँ पूछ रहा है, तो उसमें ये 3 शैलियाँ होंगी और ये नहीं होगा। इस तरह से करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्जाति शहरी। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, इसका आंसर नहीं बताया गया था क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। तो इन्होंने क्लियरली नहीं मेंशन किया था, तभी ये क्वेश्चन डिलीट था। इसमें पूछा था अलेक्स इंकल्स ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों में बांटा था, वो कौन कौन से थे? तो एक में वो बताते हैं कि जो पहले की समाजशास्त्री थी वो लोग क्या कहे गए, उसके बाद फिर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में उसको हम कैसे देख सकते हैं, और तीसरा वो ये कहते थे कि जो हम लोग इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं, जो हमारी थ्योरी है उसमें हम क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से करके वो 3 बातें बताते हैं। तो इसका वैसे ये हो सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि ऑप्शन सही से नहीं बना पाए थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का एक उदाहरण है? तो देखो जब वेवर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कौन सा अंतःक्रिया, तो अंतःक्रिया जब भी एक्शन की वो इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें होता है मीनिंग।
उसमें छिपा क्या होता है, मीनिंग। जब कोई अर्थ निकलेगा तभी हम उसको मानेंगे कि वो सही है। तो इसमें क्या, अगर हम गेम खेल रहे हैं तो कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं। किताब पढ़ेंगे तो उससे अब हम अकेले पढ़ते रहेंगे। लेकिन जब हम झगड़ा करेंगे तो दूसरा जो अदर पर्सन है वो हमसे क्या होगा, प्रभावित होके तभी तो झगड़ा करेगा। तो जब हम हमारे एक्शन से सामने वाला प्रभावित होगा, उससे कोई बात निकल के आएगी, तो वो होगा एक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने भाई से झगड़ा करना क्या होगा, एक सोशल एक्शन या इंटरेक्शन का उदाहरण है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन बुक है, सभी को पता होगी। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक किसकी है, चलिए कमेंट करके बताइए। लेवी स्ट्रॉस की बुक है, क्योंकि उन्होंने ये बुक लिखी है। तो इसी तरह से और जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी मालिनोव्स्की द्वारा लिखित नहीं है। तो मालिनोव्स्की द्वारा लिखित बुक कौन सी नहीं है, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी। क्योंकि ये वैसे तो ये बुक इन्होंने नहीं लिखी है, क्योंकि देखो जब सेवेज सोसाइटी की बात करेंगे, ज़्यादातर बुक्स मालिनोव्स्की की सेवेज सोसाइटी पे हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेवेज सोसाइटी पे काम मालिनोव्स्की का है, बहुत सारी बुक्स उन्होंने इस पे लिखी हैं। अब जो सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी बुक है वो किसकी बुक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बुक है मार्गरेट मीड की, ये बुक है मार्गरेट मीड की। तो आपको ये भी साथ साथ में लर्न करते चलना होगा कि जो 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात हुई है, सेक्स एंड टेम्परामेंट, वो बुक लिखी है एम मीड ने। तो आप इस तरह से करके इसको लर्न कर लें, और ये बुक इनकी नहीं है। बाकी एक ट्रिक ये भी है कि जिसमें भी सेवेज लगा होगा वो सारी मालिनोव्स्की की बुक्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें ये पूछा गया है कि प्रत्येक पीढ़ी पुराने फैशन की हंसी उड़ाती है, परंतु नए का समर्पित भाव से अनुसरण करती है। ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है कि अगर हम पुराने को क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो हो रहा है काउंटर कल्चर की तरह हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक हम सेंटर हो गए एक चीज़ को लेके कि हम पुराने का मजाक उड़ा रहे हैं और नए का बहुत ज़्यादा ही हम समर्पित भाव दिखा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सेंट्रिज्म हो जाएगा। अब कौन सा सेंट्रिज्म हो जाएगा, टेम्प्रोसेंट्रिज्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से करके क्वेश्चन हो जाएगा कि हम एक चीज़ को लेकर सेंटर हो चुके हैं। अगर कभी नहीं पता होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरह से एनालिटिक करके आप आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कौन से 2 भ्रातृ दल हैं जिसमें तई बाल्योल और तार थारोल में बांटा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसमें बांटा गया है, टोडा को 2 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से करके कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, किस देश ने सबसे पहले 1827 में आपराधिक आंकड़े तैयार किए। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात है, सबसे पहले पूछ लिया है इसने। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, जब आपको क्वेश्चन पता होगा ध्यान से तभी आप कर पाएंगे, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले किस देश ने आंकड़े इसमें तैयार किए हैं, तो आंकड़े तैयार किए हैं फ्रांस ने। उसके बाद इसमें अगर हम देखें कि कन्फ्यूज़न क्यों हुआ इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो इंग्लैंड में जब जिसने जो डेटा कलेक्ट हुआ था वो किया था कार्ल सैंडर्स ने। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट हुआ था यूएसए में वो किया था सदरलैंड ने। और सबसे पहले कहाँ हुआ था, फ्रांस में। तो इस तरह से जब करके आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी कौन है, सदरलैंड है। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन हो पाएगा। यहाँ पे पूछ रहा था सबसे पहले, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गया। तो सबसे पहले में हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो वही जो हम आपको बता रहे थे कि इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो अगर आपको कैनन पता होगा तो आप कर लेंगे, और अगर किसी को कैनन ही नहीं पता होगा कि इससे ये रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्टिमम थ्योरी की जब भी बात होगी तो वहाँ पे हो जाएंगे कैनन। अब कैनन, क्योंकि कैनन के साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, कार्ल सैंडर्स, डाल्टन, रॉबिन्स, तो इन सब ने मिलके इस थ्योरी, ये सारे लोग काम किए थे, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही हो जाएगा।
तो ये बहुत ही आजकल पूछा जाने लगा है, तो आपको याद कर लेना होगा। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो है उसके प्रवर्तक कैनन हैं, फिर रॉबिन्स, कार्ल साउंडर और डाल्टन, ये लोग आगे इसके समर्थक हैं। इन लोगों ने काम को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ज़रूरतमंद होना ही बाल अपराध का कारण है। तो ये जो आंसर था वो था सिरिल बाल्ट का। तो इन्होंने ये कोटेशन दिया था। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था जो बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे। तो एक दो को तो हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है बोस्टल स्कूल्स किस सुधार के लिए बने हुए हैं। तो बोस्टल स्कूल सिंपल है, बाल अपराधियों के लिए बने हुए हैं। उसके बाद है निम्न में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तृत व्याख्या की। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2012 में यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, इसने पूछा है व्याख्या, किसने व्याख्या की, तो हो जाएगा किंग्सले डेविस और जूडिथ ब्लैक। लेकिन इसमें एक और है जिसमें वो पूछा जाता है कि किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों का जो है वो शब्द दिया। तो जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि शब्द किसने दिया है, व्याख्या अगर पूछेगा तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा शब्द किसने दिया है, तो शब्द दिया है बोगार्ट्स ने। तो आपको ये याद करना होगा कि शब्द किसने दिया। दोनों चीज़ पूछ सकता है, क्योंकि व्याख्या तो पूछ ही चुका है, तो अब ये चांसेस कम है कि पूछेगा प्रजनन शक्ति के निर्धारकों का शब्द किसने दिया। तो सबसे पहले किसने दिया है, बोगार्ट्स ने। और अगर उसकी एक्सप्लेनेशन की बात होगी तो हो जाएगा किंग्सले डेविस और जूडिथ ब्लैक। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, शब्द बोगार्ट्स का है लेकिन एक्सप्लेनेशन किया डेविस और ब्लैक ने। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर मैचिंग में है, तो मैचिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आई थी, तो मैच कर लेते हैं हम इसको। इसमें पूछा है लेमल्ट का क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक विचलन। उसके बाद पूछा है जॉन बॉल्बी का क्या है, 44 जुवेनाइल थीफ है। उसके बाद पूछा है मर्टन, तो मर्टन का पता ही है आपको क्या है, सोशल थ्योरी, और उनकी बुक ही है सोशल स्ट्रक्चर। उसके बाद है बेकर का लेबलिंग सिद्धांत। तो आप इसको मैच कर लीजिए। ए में 4 1 में है, फिर बी में 1, फिर 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 88 में ए। तो बहुत ही इजी मैचिंग थी, मैचिंग बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थी। उसके बाद ये पूछा गया क्वेश्चन इंडो आर्यन भाषी परिवार की हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बाय मिस्टेक बहुत लोगों का गलत हो गया था। तो इंडो आर्यन की जब बात होगी तो यानी घुरिये की बात हो रही है। घुरिये ने इस पर काम किया है, घुरिये तो अपना हिंदी का बात करते हैं। उसी तरह और भी जो स्कूल हैं जिसमें तमिल, मलयालम, कन्नड़ ये सब हैं। तो इस तरह से इसमें 3 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें पहले वाले में 11 भाषाएं हैं, फिर 8 भाषाएं हैं, फिर जो लास्ट वाला है उसमें क्या है, वो जो ट्राइबल वाली लैंग्वेज है वो सारी आती हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक ही बार आपको देखना होगा, इंडो आर्यन है और आस्ट्रो है और नार्डिक प्रजाति वाली हैं, वो सारी लैंग्वेज ऐसे बटी हुई हैं। तो इंडो आर्यन में जितनी इधर हिंदी भाषाई क्षेत्र की लैंग्वेज हैं वो सारी आती हैं, और उसके बाद वो तमिल वाली और जितनी साउथ की लैंग्वेज हैं वो सारी आती हैं, जिसमें 11-8 करके ऐसे लैंग्वेज हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें वो आती हैं ट्राइबल लैंग्वेज आती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये नहीं था। नेक्स्ट जब हम आते हैं तो देखते हैं वो मेलिनोव्स्की का क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने पूछा है कौन सी बेसिक के आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती। तो बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। बेसिक में इकोनॉमी नहीं आएगी, बाकी सारी बेसिक में आती हैं। उसके बाद जो है वो पूछ रहा है क्रिएसिव और इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन की बात किसने की है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, ये समनर ने बात की है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसने आइडल प्रारूप की बात की है। तो ये हम सभी को पता है, डिस्कशन की कोई नीड नहीं है, वेबर ने बात की है। एरिक एरिक्सन ने मनुष्य के 8 चरण की जो प्रमुख विशेषता बताई है उसमें कौन सी है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एरिक एरिक्सन का जो एनालिसिस था वो साइकोलॉजिकल बेस्ड था, तो उन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की थी। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें पूछा है ऑस्कर लेविस ने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किस अध्ययन पर आधारित है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उसमें मैक्सिकन के 5 परिवार जो थे उस पर उन्होंने स्टडी की थी ऑस्कर लेविस ने।
और यही क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हुआ है लगभग, जिसमें कन्फ्यूज़न हो गया कुछ लोगों को, जिसमें उसमें पूछा गया है मैक्सिकन की जो स्टडी है उसकी तुलना किसने की है। तो यही था, ऑस्कर लेविस ने तुलना की है, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया मैक्सिकन की वजह से, तो उन्होंने रेडफील्ड कर दिया है। तो ऑस्कर लेविस ने भारत में इसकी जो तुलना की थी, जो रेडफील्ड ने पहले मैक्सिकन में स्टडी की थी, उसी की तुलना करके इन्होंने 5 फैमिलीज़ की स्टडी की थी। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, समझना और एग्जामिनेशन हॉल में अपने माइंड को कंसंट्रेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके तब ही क्वेश्चन करना चाहिए, तभी सही हो पाएगा, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक थोड़ी सी चूक से क्वेश्चन तुरंत गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अकॉर्डिंग सामाजिक मानदंड एक प्रमाणित कार्यप्रणाली का रूप है और कार्य संपन्न करने का तरीका भी है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। तो वो है बीयरस्टेट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं था। नेक्स्ट जो है वो है, एक परिकल्पना जिसमें दो परिस्थितियों, समूहों, परिणामों या किसी स्थिति की व्यापकता में कोई अंतर नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसको कुछ बताना ही नहीं है, इसको नल हाइपोथेसिस कहेंगे, जिसमें कोई अंतर नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है, किसने ये कहा भारत में समाजशास्त्र भारत विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है? तो बस यही की पॉइंट हमें मिल गया, संगम पर खड़ा है। कौन कहता है ऐसे? इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, ड्यूमा हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि इन्होंने कहा संगम पर खड़ा है। और इसी तरह से घुरिये का भी एक कोटेशन है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में उसकी उत्पत्ति हुई है और उसके बाद वो क्या हुआ, चारों दिशाओं में फैल गया। तो ऐसे करके कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो उनका कोटेशन वो वाला है जिसमें वो कहते हैं चारों दिशाओं में फैल गई, और ये संगम पे खड़े रहने की बात ड्यूमा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा है कि भारतीय समाज एक हिंदू समाज है और हिंदू परंपराओं को समझे बिना इसको नहीं समझा जा सकता? तो क्योंकि जब भारतीय समाज की इंडियोलॉजिकल सोसाइटी की जब बात होगी तो उसमें कुछ समझना ही नहीं है कि कौन कहा होगा, तो आप सिंपली कर दीजिए घुरिये, क्योंकि इंडियोलॉजिकल सोसाइटी की बात तो वही करते हैं। उसके बाद आते हैं, किसको भारत के समाजशास्त्र के पिता माना जाता है? तो देखो यहाँ पे इसने पूछा है भारत के समाजशास्त्र के पिता कौन हैं? तो भारत के समाजशास्त्र के पिता घुरिये हैं, और वैसे भी ऑप्शन में और कोई बन भी नहीं रहा, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन अगर वैसे भी पूछ लेता तो कन्फ्यूज़न हो सकता था, अगर यहाँ पे कॉम्ट भी दिया होता। तो भारत के पिता पूछे जाएंगे तो घुरिये हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 1952 में क्या किया था, इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तभी से ये भारत के समाजशास्त्र के पिता बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मैन एंड हिज हैबिटेशन बुक किसने लिखी है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब वो आपको क्वेश्चन बताया था दिया और बत्ती वाला, तब उसमें बताया था कि राधा कमल मुखर्जी की बुक है मैन एंड हिज हैबिटेशन पे, जिससे वो क्वेश्चन किया जा सकता था। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन, जिसको अगर बुक पता होगी तो वो कोटेशन सही हो जाएगा, और अगर वो कोटेशन पता होगा तो ये बुक सही हो जाएगी। इसका आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी। तो पेपर काफ़ी ठीक ठाक बना था, एनालिटिकल बना था, पेपर ऐसे ही बनने चाहिए, और इसीलिए इसकी मेरिट थोड़ा कम गई थी। तो मैंने आपको यहाँ पे 50 जो आर्टिकल 50 वाला जो हायर एजुकेशन का था वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा, इसके पहले के 2 और पेपर कराने हैं, उसके बाद में हम सिर्फ पीजीटी के पेपर्स पे फोकस करेंगे। ये मैंने इसलिए सॉल्व करा दिए क्योंकि मे बी इनमें से रिपीट हो जाएँ क्वेश्चंस, तो प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ क्वेश्चन के साथ मैंने दूसरे भी बताएं जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो उसके एक्सप्लेनेशन को ज़रूर डिस्कस करें, और एक बार ये भी चेक कर लें कि उससे रिलेटेड और कौन सा कोटेशन है जिससे कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरह नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।